तो गोदी मीडिया वो है जो कि यहाँ पे बंबई के जो बड़े अंबानीज हैं, अडानीज हैं, ये बड़ी बड़ी बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मीडिया पे उनका कंट्रोल है, या वो किसी छोटे मगरमच्छ को जानते हैं जो कि मीडिया को कंट्रोल करता है। तो मीडिया अगर वो इशारा कर दें तो फिर अब वो हवा बनती है कि आखिर में 2014 में इसी तरह से ही जिताए गए। और खुद अपना भी एक उसमें वो होता है, लेकिन मीडिया का सपोर्ट, अब इसमें एक खतरा भी है। खतरा क्या है कि एक मंजिल के बाद क्रेडिबिलिटी, आदमी बेवकूफ नहीं है। जो व्यूअर है उसको यू कैन फूल द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन फील फूल some of the people all of the time, but you can't fool all the people all the time. तो नतीजा ये है कि धीरे धीरे मीडिया की क्रेडिबिलिटी गिरना शुरू हुई है वेस्ट में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज हम सईद नकवी साहब की खिदमत में हैं और बहुत कुछ हम उनसे सीखते हैं, समझते हैं। दुनिया किस नहज पर चल रही है ये समझने की कोशिश करते हैं। एक लंबा तजर्बा है, पूरी दुनिया में आपने दुनिया से रिपोर्टिंग की है और मैं समझता हूं कि जितनी बारीकी से मालूमात सईद नकवी साहब की है, ऐसा कोई हमें और बज़ाहिर कोई मिसाल नजर नहीं आती। अभी जो खास इश्यूज है जिस पर हम बात करेंगे वो ये कि कुछ वेस्टर्न मुल्क जिनको डेमोक्रेसी का नमूना समझा जाता था, मुख्तलिफ जिसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, उन मुल्कों में उनकी डेमोक्रेसी वेस्टर्न मुल्कों की डेमोक्रेसी से सीख करके ऐसा लगता था कि हम शायद सीधे रास्ते पर सही चल रहे हैं। लेकिन अभी जो डेमोक्रेसीज का हाल खास तौर पर जब से कारोबारी घराने डेमोक्रेसीज में और मुल्कों की हुकूमतों के फैसले में नजर आ रहे हैं, वो उससे एक अजीब तब्दीली महसूस हो रही है। चाहे अमेरिका में देखें या इंग्लैंड में देखें, फ्रांस में, मुख्तलिफ मुल्कों में ऐसे हालात हैं और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी ऐसा महसूस हो रहा है कि डेमोक्रेसी तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। इस सब में क्या कुछ है हम नकवी साहब से समझेंगे। नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये अभी एक बड़ा इशू चल रहा है इंग्लैंड में, बोरिस जॉनसन के खिलाफ उन्हीं की पार्टी में माहौल बन रहा है और उस जैसी और मिसालें भी मुख्तलिफ मुल्कों में नजर आ रही हैं। आखिर क्या कुछ है, ये डेमोक्रेसीज का रंग कैसे बदल रहा है, क्या कुछ? बोरिस जॉनसन शराब के बहुत शौकीन हैं, बहुत से लोग होते हैं। शेख कल कूद गया हौज में मैखाने के, डूब कर चश्मे कौसर के किनारे निकला। तो वैसे ही बोरिस जॉनसन साहब, कोरोना चल रहा है, कोविड में लॉकडाउन चल रहा है, लोग परेशान हैं, घरों के अंदर बंद हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप नंबर 10 में मुस्तकिल और पार्टीज करते रहते हैं, जिसमें अभी हाल में 40 लोगों की 20 जून 2020 ये तारीख उस पार्टी की, उसमें आप पार्टीज करते हैं और बेपनाह। बहाना क्या है साहब? वहां खुली फजा है, बाग में हम कर रहे थे, वहां तो कोरोना नहीं है। आपने सारे मुल्क को बंद कर रखा है और वहां आप दो लोगों का मिलना मुश्किल है। सबसे आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मुंह के ऊपर फाया लगाओ, और आप खुद वहां 40 लोगों की पार्टीज में बेपनाह शराब हो रही है और डांस हो रहा है और वो कुछ हो रहा है जो कि सामईन को बताना नहीं चाहिए।
और ये प्राइम मिनिस्टर बर्तानिया का कर रहा है, जो कि एक जमाने में नमूना होता था डेमोक्रेसी का। ये अच्छा मालूम हुआ जब खबर इधर गई तो मैंने जरा सा नजर डाली और दौड़ाई। मालूम हुआ ये आज नहीं है, ये जब फॉरेन सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। पहले तो ये बने कैसे, ये जब बने तो साहब एक दफा सैन फ्रांसिस्को अल असीसी एयरपोर्ट है, अम्ब्रिया, इटली में एक जगह है जहां बड़े बड़े लोग अपने शैटोज और कासल्स लेके ऐश ऐश गाहे हैं गोया बहुत ज्यादा। वहां आप बगैर अपनी सिक्योरिटी को पता दिए चुपके से पट्टा निकल लिया, क्योंकि पार्टी का शौक है। और अम्ब्रिया में पार्टी एक बहुत बड़ा ओलिगार्क, ये ओलिगार्क का लफ्ज आया है रूस के टूटने के बाद। बोरिस येल्सिन जितने भी सोवियत सिस्टम के इंचार्ज थे, वो जब सोवियत सिस्टम टूट गया तो वो सब उसके ओलिगार्क हो गए, यानी वो सब चौधरी बन गए और बेपनाह लोग बने। उनमें से एक हैं लेबदेव साहब। लेबदेव साहब 4 अखबार ओन करते हैं इंग्लैंड में, उन्हीं का शैटो है जहां ये गए थे। वहां साहब ये खैर पार्टी में शौक है, आप चले गए, लेकिन जब वापस आए तो लोगों ने देखा कि ये चल नहीं पा रहे थे, ये बैठ गए, फिर गिर पड़े, फिर कपड़े, उसने लिखा है कि अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा करते हुए वो मजा नहीं आता कि इट सीम्ड दैट ही हैड स्लेप्ट इन हिज क्लोथ्स, जिन कपड़ों में सोए थे वही उन्हीं में वो आ गए थे। तो मालूम हुआ कि ये चौथी पार्टी थी यहाँ इस तरह से उनके जाने जाने की शौक था। इधर भी सीरियल पार्टीज निकल रही हैं। इसके अलावा हर एक, आप बर्तानिया के अखबार पढ़ लीजिए, यानी मुझे तो हैरत ये होती है कि लोग इतने खुल के बातें कर लेते हैं हर अखबार में। यानी कोई नहीं है जो कि उनको झूठा, मक्कार, अनरिलायबल, ड्रंक और अच्छा, ये सब अगर वो है तो उसको आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया क्यों? प्राइम मिनिस्टर, यहां पे सवाल ये आता है जो आपने पहले उठाया था जी कि जी एक बिलीफ है हम लोगों की कि डेमोक्रेसीज में पीपल, लोग, आम जनता लोगों को, लीडर्स को, सरकार को इलेक्ट करती है। अ पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये एक आइडियल था। साहब हुआ क्या है कि फॉर द पीपल, लोगों का काम यह है कि वो बटन दबा दे इलेक्शन के वक्त और या बैलेट बॉक्स में अपना पर्चा डाल दें। इसको आप इलेक्टोरल डेमोक्रेसी अगर कहते हैं तो वो आपको मुबारक हो, क्योंकि अब उसके बाद का खेल जो है, इससे पहले का खेल और इससे बाद का खेल, वो कॉरपोरेट्स ने ले लिया है। कॉरपोरेट्स यानी बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतने बड़े कि एक एक मुल्क की इकोनॉमी से बड़े, ऐसे यूरोपियन इकोनॉमी से तो बड़े ही हैं, ऐसे ऐसे बिलियनर्स वो आ गए। इलेक्शन से पहले आपको चाहिए मीडिया सारा। अच्छा, ये 1990 के बाद ये कयामत और ज्यादा आई है, क्यों? क्योंकि ये हुआ कि दो सिस्टम टूट गए, सोवियत सिस्टम टूट गया, अमेरिका सुपर पावर बन गया। मर्डॉक साहब, रूपर्ट मर्डॉक, जो कि बहुत बड़े मीडिया टाइकून हैं, एक मर्डॉकाइजेशन ऑफ मीडिया हुआ, यानी सारी ग्लोबलाइज होगी दुनिया और मर्डॉकाइजेशन यानी मीडिया में हर एडिटोरियल तकरीबन दुनिया भर में एक सा होगा, यूनिफॉर्म, एक कैपिटलिज्म की गोया एंड, जिसके लिए, इसी के लिए फ्रांसिस फुकुयामा, ये एक स्कॉलर हैं, अब तो बहुत ही बदनाम हो गए क्योंकि उन्होंने किताब लिखी एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री का क्या मतलब? मतलब सोवियत हार गई, कैपिटलिज्म जीत गई, तारीख खत्म हो गई, अब उसको भूल जाओ, अब आगे बढ़ो।
लेकिन आगे बढ़ी नहीं। वो अभी तो हालात बहुत बुरे हैं, क्योंकि अब तो नतीजा ये हुआ है कि बड़ा साहूकार, अब आप लोग सब जितने आपके सामीन हैं, व्यूअर्स हैं, वो सब आपस में बात करते हैं, भाई मीडिया ये क्यों नहीं रिपोर्ट करता। अरे साहब, मीडिया है क्या? मीडिया, कम से कम काजमी साहब और हम, कोई ओहन हमें ईमानदारी से जो चाहते हैं कहते हैं। लेकिन जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनको बड़ा साहूकार ओन करता है। तो आपको बड़ी बड़ी सैलरीज के ऊपर जो एंकर्स आपको दिखाई देते हैं, उनको करोड़ों रुपए साल की तनख्वाहें हैं जिनकी, वो वो खुद बजाते खुद कुछ नहीं है। वो मैरिनेट जैसे, वो पपेटियर्स हैं, ऊपर से जो जो दबाता है। कहावत है में, ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून। पैसा फेंक, तमाशा। ये तो ये सब आपको दिखा। वहां अगर बड़े साहूकारों ने ये तय कर लिया कि भाई हमने अब बंदोबस्त कर रखा है, इस सरकार को जिताना है, 90% ऑफ द मीडिया उनके कंट्रोल में है। अब वो उन्होंने ताबड़तोड़ उसके हक में इतना करना, इतना मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिया कि आखिर में आप और हम और हमारी बीवियां, बच्चे, वो सब वही टेलीविजन देखते हैं। कुछ दिनों सोचते हैं भाई यही जीतेगा, तो यही। अभी आपके यहाँ इलेक्शन होने वाला है, ओपिनियन पोल आना शुरू हो गई है, जिसमें कि कहीं कौन जीत रहा है। किसी पोल में आपने जो रूलिंग पार्टी है उसके अलावा किसी को जिताते देखा है? पता कुछ। तो ये कौन कर रहा है? ये वही, यही अमेरिका में, यही बर्तानिया में। वहां पे एक खौफ और ज्यादा है। वो क्या है? मकार्थी के जमाने से जो सेनेटर जो मकार्थी ने एक तंजीम शुरू की थी कि कम्युनिज्म को इरेडिकेट करो, यानी जो मसलन चार्ली चैपलिन कम्युनिस्ट हैं, इनको अमेरिका डालो। जो उनका सबका प्ले राइट, जिसने डेथ ऑफ अ सेल्समैन लिखी, कम्युनिस्ट है। जितने आर्टिस्ट, जितने पोएट्स, जितने राइटर, सबको उन्होंने कम्युनिस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो एक कम्युनिस्ट हंटिंग शुरू हो गई वहां। उसको कहते थे मकार्थीइज्म उसको। लेकिन एक जर्नलिस्ट भी वहां था उन दिनों में, उसका नाम एड मरोज। उसने सेनेटर जो मकार्थी को एक्सपोज कर करके उनको डिमोलिश कर दिया। अब वो कुव्वत किसी जर्नलिस्ट में नहीं है। ये मैं बात 50s की। अब क्या हुआ कि एक सबसे पॉपुलर, यानी आप टिम, एक रिपोर्ट है गार्डियन की, सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर इंग्लैंड में जो हुआ है उसका नाम, तब ये मैं 2017 की बात कर रहा हूं। जी जी। वो है जेरेमी कॉर्बिन। अरे, जेरेमी कॉर्बिन, अब अच्छा, और ये वहां के राइट विंग अखबार में ये खबर छाप दी गई। अब सारा इस्टेब्लिशमेंट खड़ा गया कि भाई जेरेमी कॉर्बिन के खिलाफ ये है कि वो ह्यूगो शावेज, जो कि वेनेजुएला का कम्युनिस्ट लीडर था, उससे उनकी थी, उनके खिलाफ यह है कि था वो एंटी सेमाइट है, यानी कुछ इसराइल यहूदियों के खिलाफ है, जो कि और यह कि वो लिबरल वैल्यूज जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की हैं, उनको ये तहस नहस कर देंगे। रोजाना सुबह शाम दिन रात ये जनाब मज़ामीन आना शुरू हुए। नहीं, यही नहीं, किताबें लिखी जाने लगी। द डेंजरस हीरो, हाउ कॉर्बिन होप्स टू कंट्रोल द वेस्ट। खुद कॉर्बिन ने कहा, अब जब हारने के बाद 2009-19 का इलेक्शन, कि भाई जो मैंने अपने बारे में अपने ही अखबारों में पढ़ा, वो जिसके बारे में मैं वो पढ़ रहा हूं, वो जिस सड़क पे रहता है, मैं उस सड़क पे रहना पसंद ना करूं। ये मेरी हालत कर दी थी अखबारों ने और मीडिया ने। लेकिन
उसी बीच में एक साहबजादी हैं प्रीति पटेल। हम्म। प्रीति पटेल गायब हो गई लंदन से। ये पहले थी थेरेसा मे की कैबिनेट में। हम्म। थेरेसा मे बोरिस जॉनसन से पहले कंजर्वेटिव पार्टी की जो प्राइम मिनिस्टर थी, कमजोर थी। हम्म। उनकी कैबिनेट में एक साहबजादी थी जिनका नाम है इंडियन ओरिजिन की प्रीति पटेल। तो साहब गायब हो गई, कहाँ गई? मालूम हुआ कि बगैर किसी अथॉरिटी के वो जाके इसराइल में नेतन्याहू के टॉप लोगों से मिलती है। हम्म। थेरेसा मे ने उनको निकाल दिया। हम्म। तो बहुत गलत बात है, आपने पूरे कैबिनेट रूल्स ब्रेक कर दिए। बोरिस जॉनसन साहब जब आए तो उन्होंने फौरन न तो उनको वापस लिया, इस वक्त वो होम मिनिस्टर हैं, यानी हम्म। होम मिनिस्टर जैसे हमारे यहाँ अमित शाह हैं, उनको हम्म। तो माना जाता है। तो गया हम्म। बर्तानिया में इस वक्त नंबर 2 वो साहबजादी हैं जिनको कि इस तो एक तो एंटी सेमाइट होने पे आपने इसको हटा दिया। अच्छा साहब, अब लेने के देने पड़ गए कि जिसको आपने बनाया था वो कम से कम ये समझे थे कि भाई कुछ तो प्लॉजिबल होगा। हम्म। शौक अलग है। मालूम हुआ उनकी बीवी से, या मैं नहीं कह रहा हूं, या ऐसा हम्म। लगता है जैसे कोई प्रोपागेंडा कर रहा हूं, ये बर्तानिया के अखबार, तो उनकी बीवी से पब्लिक में झगड़े हो रहे हैं और हम्म। वो प्राइम मिनिस्टर साहब झेल रहे हैं। पहले तो उनकी बीवी थी नहीं जब वो आई थी नंबर 10 में, फिर बाद में शादी कर ली और उसमें झगड़े फसाद ये सब है। बीवी को ज्यादा शौक है इनसे, पार्टियों का, तो वो हम्म। पार्टी रहती। उधर अटलांटिक के उस पार चलें, वहां क्या हम्म। हाल है? वहां है बाइडन साहब। हम्म। तमाम ओपिनियन पोल्स ये कह रहे थे 2016 के इलेक्शन से पहले कि बर्नी सैंडर्स सबसे आगे डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है रेस में, जो प्राइमरीज वहां होती हैं उनमें। लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को बर्नी सैंडर्स इसलिए नहीं पसंद थे कि वो सोशलिज्म की बातें करते थे। वो ये कहते थे कि मेडिकेयर, सबका यूनिवर्सल मेडिकेयर होना चाहिए, यूनिवर्सल एजुकेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल हाउसिंग होना चाहिए, यानी एक सोशल वेलफेयर स्टेट। अरे, अमेरिकन कैपिटलिज्म कैसे? तो किसी न किसी तरीके से एक रूल साइट किया गया 1964 का, उनको रोक दिया गया, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया था कि हिलरी क्लिंटन कैबिनेट वो कैंडिडेट होंगी। हम्म। हिलरी कैंडिडेट बनी और ट्रंप ने उनको पीट दिया। हम्म। अब सारी एनालिसिस ये बताती है कि अगर सैंडर्स लड़ा होता तो वो जीत गया होता, लेकिन क्योंकि बुग्ज है आपको लेफ्टिज्म से, सोशल लेफ्टिज्म, कम्युनिज्म, इन सब अल्फाज को काजमी साहब हटा दीजिए। जो हम्म। लोगों के हित में, लोगों को मकान की बात करे, लोगों की रोटी की बात करे, वो साहूकार नहीं चाहता। वो हम्म। साहूकार को कंट्रोल करने लगा है। साहब ये अगर सैंडर्स, अच्छा साहब, 2019 का इलेक्शन शुरू हुआ अमेरिका में, फिर मालूम हुआ सबसे आगे कौन डेमोक्रेटिक रेस में? सैंडर्स। अरे, तो फिर वही मीडिया आ गया। एक साहब है टॉमस फ्रीडमैन, हम्म। सबसे ज्यादा नामी गिरामी कॉलमनिस्ट हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के। हम्म। उन्होंने 2 कॉलम लिखे पूरे। क्या हम्म। कॉलम? कि साहब, वाई आई लाइक माइक। हम्म। क्या मतलब वाई आई लाइक माइक? माइक कौन? माइक जिनसे कि उनको इश्क था वो है माइकल ब्लूमबर्ग। हम्म। माइकल बर्ग, ये ब्लूमबर्ग आपने देखा होगा, एजेंसीज वगैरह भी हैं, हम्म। बहुत बड़े मिलियनेयर हैं, मिलियनेयर हम्म। नहीं, बिलियनेयर हैं। हम्म। और उनकी व्यूज जो हैं वो अमेरिका में एक थी जॉन बर्च सोसाइटी, यानी अल्ट्रा राइट विंग, हम्म। उनको डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन के लिए आपने प्रमोट कर दिया। उन्होंने वो आ भी गए। उन्होंने $2 बिलियन खर्च किए किस पे? एडवर्टाइजिंग पे, लॉबिंग पे, इस पे। उससे हुआ ये कि पूरा जो वाटर, पानी को मडी कर देना, यानी हम्म। पानी उथल पुथल करके ऐसा कर दिया कि सैंडर्स नहीं, एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट निकले। वो हम्म। कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट 79 ईयर के जनाब हम्म। बाइडेन साहब थे। अच्छे शरीफ आदमी थे,
खैर, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट थे, कमजोर थे, लोगों की चॉइस नहीं थी, ये मैन्युफैक्चर्ड चॉइस थी। अब क्या आलम है, अब डेमोक्रेसी का क्या आलम है? इस वक्त अमेरिका में ओपिनियन पोल्स ये कह रही हैं कि 70% ऑफ द रिपब्लिकन वोटर्स बिलीव के 2019 का इलेक्शन वाज स्टोलन, यानी उसमें दिली करके बाइडेन साहब बन गए। इसी जनवरी 2020 को जो जो कैपिटल हिल को कैप्चर कर लिया था बाइडेन, इनके ट्रंप के लोगों ने, वो यही शिकायत थी कि हम इस नतीजे को नहीं मानते, यही था। तो ये चल रहा है। अच्छा, आप इसको कहिए प्रोपेगेंडा। इस वक्त ट्रंप साहब, जिनके ऊपर की सारी दुनिया एक वक्त हंसती थी, वो अब इतने करीब आ गए हैं रेटिंग्स में बाइडेन साहब के कि वो अब इस वक्त हैं 0.1% इनसे कम। ये क्या, यानी ये अमेरिका। अब क्या करेंगे आप? अब बोरिस जॉनसन, क्या आप यूक्रेन में खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए? क्योंकि अब ऐसे प्रॉब्लम्स में या तो आदमी इंटरनल अपने आप को कंट्रोल करता है, उनकी रेटिंग्स गिर रही हैं। ये एक ऑर्डिनरी ट्रिक है कि चीजों को एक्सटर्नलाइज कर दो। एक दुश्मन रूस इस वक्त है दुश्मन, रूस को इन्होंने दुश्मन बना दिया, बोरिस जॉनसन ने भी बना दिया। अभी बोरिस जॉनसन से हैंगओवर से उतरेंगे तो आप देखेंगे कि उनके भी स्टेटमेंट्स आएंगे यूक्रेन के बारे में, क्योंकि रूस को घेरना है। रूस को घेरने के लिए, रूस और चीन दोनों को, इसमें भी जरा सा आपके व्यूअर्स को एक डिफरेंस मैं बता दूं, पहले बता चुका हूं आपको, ये कि जब इलेक्शन हो रहा था तो बाइडेन से पूछा गया, ट्रंप से पूछा गया कि नंबर 1 एनिमी अमेरिका का कौन है? का चीन, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। बाइडेन से पूछा गया, इन्होंने कहा रूस। तो रूस को एनिमी बना के इस वक्त, एक तो अब रूस ने भी एक 100,000 ट्रूप्स यूक्रेन बॉर्डर पे खड़े कर दिए हैं। इनका कहना यह है कि ये इन्वेड करने वाला है। अगर ये इन्वेड करेगा तो नेटो रिस्पॉन्ड करेगी। नेटो के रिस्पॉन्स का मतलब यह है कि अमेरिका तो 7 समंदर पार है, यूरोप में जंग शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं, यूरोप गोया जंग होगी नहीं, लेकिन लड़भपकियां हैं इस दिखाने के लिए कि भाई एक्सटर्नलाइज करना प्रॉब्लम्स को। इसी वजह से इसी का एक कड़ी थी काजाकिस्तान। काजाकिस्तान में यह था कि रिजीम चेंज करा दो। नूर सुल्तान नजरबायव ने गलती से टोकायव को बना दिया, टोकायव के रिश्ते हो गए हैं पुतिन से, इसलिए रिजीम चेंज करो, इसको हटाओ, नजरबायव के लोगों को लाओ। और वो जो कि अमेरिका के साथ थे कब से, 90 से। क्या है उसकी एविडेंस? ये है कि अलमाती के करीब वो केमिकल वेपन्स के तमाम तंजीमें थी, प्रोग्राम बन रहा था अमेरिकन और उनके साथ। बताइए, आप दुनिया में कह रहे हैं कि ये केमिकल वेपन होना नहीं चाहिए। आपको याद है ईरान, वहां सीरिया में क्या आलम था, तो यहाँ आप मैन्युफैक्चर में लगे हुए हैं। तो अभी और लेटेस्ट बात यह है काजमी साहब कि रूस, चीन और ईरान, मैं सर उसी पे आने वाला था। ये जो एक तरफ वो डेमोक्रेसी का जो हाल बनाया जा रहा है जी जी जी, मर्डोगाइजेशन मीडिया के जरिए, वो सारी कोशिशों के बाद, उसके बावजूद अब रूस, चीन और ईरान वो एक साथ नजर आ रहे हैं। उनकी एक जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है अभी ओमान सी में। लेकिन इसके साथ साथ जो ईरान के प्रेसिडेंट ने एक बात कही उस 3 घंटे की मुलाकात में, उन्होंने ये कहा कि हम पिछले 40 साल से अमेरिका की उस हेजेमनी का ही मुकाबला कर रहे हैं। यानी अमेरिका के खिलाफ जो नजरिया रखने वाली ताकतें हैं, रूस, चीन और ईरान,
वो बाकायदा अपने उस हकीकत को याद दिला करके नजदीक आ रहे हैं। ये क्या कुछ है इसका? क्या कहीं कोई काउंटर कुछ कर पाएंगे? क्या कुछ सूरत है? देखिए, काउंटर कर देने का मतलब ये नहीं होता है कि एक्शन हो जाए। हाँ। काउंटर, देखिए, ये चीजें पोजिशनिंग होती हैं। हाँ। इंटरनेशनल अफेयर्स में जंग कम होती है। हम्म। हालांकि अमेरिका ने तो कोई कोई 63 जंगें छोटी हम्म। छोटी छोटी कर दी हाँ। 9/11 के बाद। हाँ। लेकिन जंग नहीं, पोजिशनिंग, हाँ। पावर प्ले। हाँ। पावर प्ले की इस वक्त देखिए, ये पावर्स बन के आई हैं। रूस, हाँ। चीन। चीन की इकोनॉमी तकरीबन आगे बढ़ने वाली है अमेरिकन इकोनॉमी से। और दोनों मिलके, इनकी मिलिट्री कुवत को भी अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। अभी हम्म। तक अमेरिका सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, इसमें कोई शक नहीं। हम्म। लेकिन दूर बहुत है। हम्म। और यहाँ पे ये इस खासकर ये अफगानिस्तान का जो मामला हो गया है। अफगानिस्तान में अमेरिका जब थे, तो ये जितने उसके रिम पे जितने ममालिक थे, हम्म। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, पाकिस्तान, चीन, रशिया, ये चार पे। अब इंडिया भी उसी कगर पे आ गया है, हम्म। क्योंकि उनका जो हमारे जो खास रिश्ते थे हिंदुस्तान के अमेरिकन के साथ, उनकी अब नवीयत कम हो गई है, क्योंकि अमेरिका तो यहां से चला गया है। अब हम्म। हम उस तालाब को देख रहे हैं सब, जिसको कि अफगानिस्तान कहते हैं। तो वहां क्या हो रहा है, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं। वो बहुत डिटरमिन करेगा आगे की सियासतों को। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसके रीजनल सियासत पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। इसमें ईरान, अब ईरान के साथ मसला ये है कि ईरान से हिंदुस्तान का चाबहार पे, चाबहार खुलता है पे बंद हो जाता है। यहाँ पे एक जमाने में इतनी ज्यादा प्रेशर था इजरायलीज का और अमेरिकन का ऑल्टरनेटली, कि भाई ये अमेरिका के करीब न जाए। अमेरिका के करीब ये गए, और ये सॉरी, ये हिंदुस्तान ईरान के करीब न जाए। ईरान के करीब अगर जाए तो कोई शगुफा ऐसा हो जाए कि ये मामला जरा सा कंट्रोवर्शियल बन जाए। तो लिहाजा आप तो इसको बहुत करीब से जानते हैं इस मामले को। बहरहाल ये चलता रहा। अब परेशानी ये है कि चौबहार तैयार है, उधर गौदर भी तैयार है। अब गौदर चीन की और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, चीन के ईरान के भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो गौदर और चौबहार में अगर कोऑर्डिनेशन हो गया, तो यहां जो सिफारत खाना है ईरान का, उसको ये परेशानी है कि हिंदुस्तान को कहीं ये डर ना हो जाए कि ये चाबहार और गौदर मिल जाएंगे। तो लिहाजा वो बेचारा ये कहता फिर रहा है कि अरे नहीं साहब, उनसे कोई मतलब नहीं है, तो हिंदुस्तान के लिए खास सेंट्रल एशिया जाने के लिए है। और अब हिंदुस्तान किस हद तक उसमें दिलचस्पी लेगा, ये जो हमारे 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं वो हो जाएं, उसके बाद बहुत सी चीजें खुलेगी कि हम अमेरिका से कितने करीब हैं, रूस से ऑलरेडी ऑलरेडी ये आपके सामीन, आपके व्यूअर्स समझ ले कि ऑलरेडी एक लाइन आगे बढ़ गई है रूस से। और वो दिन दूर नहीं जबकि ये पूरा खित्ता एक ऐसी उस तरफ चलेगा जिसमें कि सब हमवार होंगे, और झगड़े और फसाद से किसी का फायदा नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल, और बस थोड़ा सा ये कि इस रेफरेंस से भी हल्की सी बात हो जाए। वो ये कि जो जिसे मार्डोकाइजेशन कहा आपने मीडिया का, उसका भारत में कितना असर है और यहाँ की सियासत में क्या कुछ है, जो तब्दीलियां? मीडिया यहाँ पे, हम तो शराफत में उस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करते, जी। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए उसका रवीश कुमार का प्रोग्राम, वो जी। तो मुश्किल उसको गोदी मीडिया कहता है। जी। गोदी मीडिया यानी मोदी से राइम किया है गोदी को। गोदी जी। यानी मोदी की गोदी में बैठा हुआ मीडिया। जी। जी। ये मुस्तकिल आप एनडीटीवी हिंदी का प्रोग्राम, जो बहुत ही मशहूर मारूफ एंकर हैं रवीश कुमार, वो हाँ। मुस्तकिल गोदी मीडिया की बात हाँ। करते हैं। तो गोदी मीडिया वो है
जो कि यहाँ पे बंबई के जो बड़े अंबानीज हैं, अडानीज हैं, ये बड़ी बड़ी बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मीडिया पे उनका कंट्रोल है, या वो किसी छोटे मगरमच्छ को जानते हैं जो कि मीडिया को कंट्रोल करता है। तो मीडिया अगर वो इशारा कर दें तो फिर अब वो हवा बनती है कि आखिर में 2014 में इसी तरह से जिताए गए। और खुद अपना भी एक उसमें वो होता है, लेकिन मीडिया का सपोर्ट, अब इसमें एक खतरा भी है। खतरा क्या है कि एक मंजिल के बाद क्रेडिबिलिटी, आदमी बेवकूफ नहीं है। जो व्यूअर है उसको, यू कैन फूल द पीपल सम ऑफ द टाइम, यू कैन फील फूल some of the people all of the time, but you can't fool all the people all the time. तो नतीजा ये है कि धीरे धीरे मीडिया की क्रेडिबिलिटी गिरना शुरू हुई है वेस्ट में। यानी वेस्ट में पूरा मीडिया हिलरी क्लिंटन के हक में था, तब जीत गए। मालूम हुआ कि साहब आपकी भी कुव्वत, आपके भी लिमिट्स टू पावर है। वो लिमिट्स क्या हैं? वो ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी गिरी है। आपकी क्रेडिबिलिटी क्यों गिरी है, ये भी अगर आपके पास वक्त हो तो मैं बता दूं क्यों गिरी है। वक्त है? हाँ हाँ, मुख्तसर बता दीजिए, बता दीजिए, अहम बात है। अहम बात ये है, क्रेडिबिलिटी इसलिए गिरी। एक कहावत है कि व्हेन वॉर टेक्स प्लेस द फर्स्ट कैजुअलिटी इज द ट्रूथ। जब जंग होती है तो सच की मौत हो जाती है, क्योंकि फिर कोई भी अखबार ये थोड़ी कह सकता है कि हमारी फौजें कल उस फौज से हार गई। फिर आप, मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा का आला बन जाता है। 9/11 के बाद सीरिया, इराक, लिबिया, सूडान, इतनी जंगें हुई और इतने मिलियंस लोग अपरूट हुए कि मीडिया का काम यह हो गया कि सिर्फ उनके भोंपू बन गए वो, यानी एस्टेब्लिशमेंट के। भाई लोग देख रहे हैं, भाई हमारा भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम तो आ ही नहीं गए। धीरे 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 ये क्रेडिबिलिटी गिरी कि भाई, क्योंकि मुस्तकिल जंगों में इस मीडिया ने मुस्तकिल प्रोपेगेंडे का काम किया, नतीजा ये हुआ कि उसकी क्रेडिबिलिटी गिरी। नतीजा क्या हुआ कि उसके बावजूद ट्रंप जीते। और अब आप देखेंगे कि अपने ये हिंदुस्तान को ही देख लीजिए, जो फील्ड से रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया को अगर आप गौर से देखिए तो एक हल्का सा रुख बदलता दिखाई दे रहा है। साहूकार पैसा वहां लगाता है जहां उसको प्रॉफिट मिले। अगर उसको जिस दिन ये लगेगा कि इससे हटके वहां भी थोड़े से पैसे लगा दो, तो वो कसीनो में जाके पैसे और रूलेट पे भी लगाएगा, ब्लैक जैक पे भी लगाएगा। ये धीरे धीरे खींच लेगा। ये है निजाम, इससे बचना है। डेमोक्रेसी को पैसे से बचाना है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने खास तौर पर जो मीडिया की बात बताई और क्रेडिबिलिटी का नुकसान होता है, लोग यकीन नहीं करते, और साहूकार भी ये देखता है कि फायदे का सौदा जिधर है उस तरफ थोड़ा बदल जाओ। तो जब हुकूमतें बदलने के नजदीक होती हैं, रंग बदलता है, वो हमारे व्यूअर्स सब देखते जाएंगे जैसे जैसे हालात बदलेंगे या बदलने की तरफ बढ़ेंगे। आपने जो इंटरनेशनल सिनेरियो में डेमोक्रेसीज का जो हाल बताया और साहूकार किस तरह से उसे चला रहा है और उन लोगों को पीछे हटा रहा है जो आवाम की बेहतरी चाहते हैं, पब्लिक वेलफेयर चाहते हैं, उन्हें हटा करके उनकी दुकान कैसे चले, अच्छी चले। जी, आप कुछ कह ये कि उन्होंने कुछ लेबल्स बना दिए हैं और उन लेबल्स से हमें आप सबको घृणा हो चुकी है। कम्युनिस्ट है, सोशल, ये इन लेबल्स को हटाइए। ये कम्युनिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, सोशलिस्ट है, इस सबको मारिए गोली। अवाम के लिए अस्पताल खोल रहा है कोई, अवाम के लिए अनाज कोई पहुंचा रहा है, अवाम के लिए तालीम में कोई दिलचस्पी ले रहा है, अवाम के लिए जो सड़क पे जो 2 साल पहले पैदल लाखों लोग चले गए थे कोविड के जमाने में,
उनका किसी ने हाल, उनका कोई पुरसाने हाल है, उनकी बात जो करे के हक में मीडिया को, हमें, आपको, हर शरीफ आदमी को होना चाहिए। अब ये लगा देंगे उस पर लेबल के साहब ये तो कम्युनिस्ट है, उससे हटिए। लेबल, हम ना कम्युनिस्ट है, हम ना सोशलिस्ट है, हम ये जानते हैं कि गवर्नमेंट वो जो कि लोगों का काम करे। जी जी जी, बेशक बेशक। आपने जो बात बताई लेबल वाली, सारी कहानी टर्मिनोलॉजी की है, उसी से लोग खेलते हैं और उसी से लोगों को ट्विस्ट टर्न जो कुछ करना होता है वो सब करते हैं। ये बहरहाल अब लोगों को, मैं समझता हूं, काफी हद तक चीजें समझ में आने लगी हैं। और आपने सही कहा कि हमेशा सभी को, सब लोगों को और हर वक्त बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये बहुत ही अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।